यूजीसी के जिन नियमों पर बवाल कटा हुआ था उन पर रोक लग गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत में ये फैसला हुआ है और साथ ही कुछ अहम टिप्पणियां भी जिस पर बन रही हैं खबरें। तो आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए लाए गए नियमों को क्या कह करके रोक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि हम कहीं अमेरिका की राह पर ना चले जाएं, क्यों कहा कि हमने जहां से शुरू किया था वहीं वापस लौटते दिख रहे हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीजेपी नेताओं को किस गफलत में डाल दिया है और विपक्षी क्या चैलेंज अब दे रहे हैं। जिक्र प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवाने वाले अजीत पवार के अंतिम संस्कार का भी होगा और ये भी कि उनकी अनुपस्थिति से महाराष्ट्र की राजनीति में कौन से सवाल गहराते जा रहे हैं। बजट से 2 दिन पहले आए इकोनॉमिक सर्वे ने जीडीपी की सेहत पर क्या बताया और बांग्लादेश घोड़ा चतुर क्यों कर रहा है भारत के साथ। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Goldi Masale. कल तक जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, तख्तियां लेकर के नारे लगा रहे थे, वो आज प्रसन्न नजर आ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उन नए नियमों पर रोक लगा दी जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए लाए गए थे। इन नियमों का लगातार विरोध हो रहा था। कहा जा रहा था कि इन नियमों के जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वाभाविक अपराधी घोषित कर दिया गया है। विरोध करने वाले सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, जहां से आज ये फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचा, उस पर आगे बात करेंगे। पहले प्रतिक्रियाएं सुनिए। लोगों में अब जातिगत भेदभाव नहीं रह गया है, किसी हद तक नहीं सही है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जातिगत भेदभाव है। और यहाँ विश्वविद्यालय में भी कुछ लोग की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक भाई ने कहा कि वीर सावरकर ने जूठा पानी पिया था। ये खड़े हैं, इनके साथ पिछले वर्ष एक छात्र ने कहा कि ये पानी दिए उनको, पानी मांगे, तो उन्होंने कहा मुसलमान तो ना है यार, तो इन्होंने कहा है यार, कहा मुसलमान तो यार थूक के पानी पिए थे, नमी देखे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इनको क्या सोचना पड़ा होगा। साथ उन्होंने हम यहाँ क्लास में FCI क्लास में बैठे थे, तो मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने एक भाई से मांगा, भाई मुझे पानी पीना है, दे दो बॉटल। तो उन्होंने मुझे सीधा पूछा कि आप मुस्लिम तो नहीं हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसे क्यों, अगर मुस्लिम होंगे तो आप पानी नहीं देंगे। कहे नहीं, उनको नहीं देंगे। तो ऐसा हमारे साथ बताया कि मुसलमान पानी में थूक देते हैं, वो पवित्र मानते हैं। सर, यूनिवर्सिटी ज्ञान का केंद्र है, यहाँ पे जाति और भेदभाव मत करो ना। यहाँ पे हमारे साथ, मैं भी सर जनरल कैटेगरी से आती हूँ, मेरा भी नाम क्षमामणि त्रिपाठी है, मेरे साथ ST OBC सारे लोग करते हैं। हम लोग साथ में बैठकर लंच करते हैं, खाते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, सब चीज़ करते हैं। शुरू से सर कभी हम लोग भेदभाव नहीं किए हैं। तो सर जब यूनिवर्सिटी एक ज्ञान का मंदिर है, वहाँ पे कास्ट क्यों ला रहे हो आप? वहाँ पे जातियों में बांट कर आप क्यों लोगों के टुकड़े कर रहे हो? वहाँ पे कितनी मानसिकताएं कितनी चेंज हो रही हैं सर। लोगों में डर ये हो रहा है कि अगर सर आज मेरी दोस्त है, मैं अपने दोस्त के सामने पहले मैं कुछ भी उससे बोलती थी, लेकिन आज मुझे डर होगा कि अगर मैं एक ST SC की लड़की के साथ मैं अपनी दोस्ती रखती हूँ, तो मुझे ये डर रहेगा कि मैं उससे कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि कहीं वो मेरे ऊपर बैकफायर ना हो जाए सर। तो यहाँ पे हम दोस्ती नहीं चला पा रहे, यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे। हमारे दिमाग में बस ये टेंशन रहता है कि अगर हम उनके अगेंस्ट कुछ बोल दिए या कुछ, हम नहीं भी चाहते सर, मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि इंटेंशनली नहीं भी होता है तो निकल जाती हैं बातें। आज हम सोच समझ कर बोल रहे हैं सर, हम बेफिक्री होकर नहीं बोल पा रहे। यूजीसी के ये नियम 13 जनवरी को नोटिफाई हुए थे। आज यानी 29 जनवरी को इन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया, जो उसे संसद से बने नियम कानूनों में हस्तक्षेप का अधिकार देता है। रोक लगाते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि अभी यूजीसी के 2012 वाले रेगुलेशंस ही लागू रहेंगे। साथ ही केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भी सुप्रीम अदालत ने जारी किया। इन नियमों के खिलाफ मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने याचिकाएं डाली थीं। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने फैसला सुनाया। CJI सूर्यकांत ने सीधे कहा कि ऐसे 4-5 सवाल हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, नहीं तो इनके परिणाम गंभीर होंगे, समाज बट जाएगा, खतरनाक परिस्थितियां बन जाएंगी। जस्टिस बागची ने आगे जोड़ा कि अमेरिका में श्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय से आने वाले बच्चे अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। भारत में ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। हमारे शिक्षण संस्थानों में भारत की डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए। बेंच ने कुछ अहम टिप्पणियां और की। कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है, प्रावधानों का दुरुपयोग हो सकता है। नियमों के सेक्शन 3C पर सवाल उठाया और पूछा कि जब नियम
हर तरह के भेदभाव के खिलाफ हैं, तो अलग से जातिगत भेदभाव का जिक्र करने की जरूरत क्यों है? सीजीआई ने जाति के भीतर भेदभाव का उदाहरण भी दिया। बोले कि एक जाति के भीतर जो प्रभावशाली छात्र होते हैं वो उसी जाति के छात्रों का उत्पीड़न करते हैं। क्या इन नए नियमों में इस पहलू का ध्यान रखा गया है? जस्टिस बागची ने संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र किया। बोले कि हमारा संविधान सरकार को SC/ST समुदाय के लोगों के लिए विशेष कानून बनाने की ताकत देता है। इस संदर्भ में 2012 के नियम कायदे ज्यादा बेहतर थे, ज्यादा चीजों को कवर करते थे, रैगिंग को भी कवर करते थे। फिर सीजीआई ने एक बड़ा सवाल पूछा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, क्या आज हम उसकी उल्टी दिशा में तो नहीं बढ़ रहे? क्या हम रिग्रेसिव तो नहीं हो रहे? इन टिप्पणियों के बाद बेंच का आदेश आया और अगली सुनवाई 19 मार्च के लिए तय कर दी गई। फैसला आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। बीजेपी के नेता पसोपेश में नजर आए। कुछ विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को चुनौती भी दी और अगर उसने SC/ST और OBC स्टूडेंट्स की भलाई के लिए ये नियम बनाए थे तो अब उसे सुप्रीम कोर्ट में भी स्टैंड लेना चाहिए, ऐसा कहा गया। UGC ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। मेरिट को ही कंसीडर करना चाहिए और इस तरीके के नए नए रेगुलेशन ला के पाबंदी, जो इसकी ऑटोनॉमी है, जो उसकी इंडिपेंडेंस है, उसको खत्म नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने उसी और अपना जो वर्डिक्ट है दिया है और डेफिनेटली संस्थाओं को में मेरिट को कंसीडर करना चाहिए। न्यायालय का आदेश है। सरकार क्या कर रहे हो? सरकार जो है, जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। कि जब सरकार ने जो रूल सरकार लेके आई और UGC ने गाइडलाइन जारी कर दी, रूल बनाया, तो UGC ने जब रूल बनाया तो सरकार की जानकारी के अंदर ये था और जानकारी में था, तो अब सरकार बेक नहीं हो सकती। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ इसके अंदर एक लाइन ये भी डालनी चाहिए कि SC/ST OBC के साथ साथ प्रत्येक छात्र, चाहे उसकी कोई भी जाति हो, अगर उसको अपमानित किया गया, उसकी रैगिंग हुई या दूसरा हो, तो उन जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जातीय वैमनस्यता कैंपस में नहीं बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। तो ये प्रतिक्रियाएं थीं। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर 2012 और 2026 के नियमों में अंतर क्या है। 2012 वाले अब भी लागू हैं क्योंकि इन्हीं अंतरों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थीं। 2012 वाले नियमों को मानना अनिवार्य नहीं था, नहीं मानने पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर मान्यता नहीं जाती, ना ही फंड कटता। 2026 के नियम मैंडेटरी बना दिए गए थे। 2012 के नियमों में जातिगत भेदभाव को सिर्फ SC/ST समुदाय तक सीमित रखा गया था। 2026 के नियमों में OBCs को भी, इसमें OBC समूहों को भी शामिल कर लिया गया। 2026 के नियमों में इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी बनाने की बात है, जिसमें SC/ST OBC विकलांग और महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। 2012 के नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है। 2012 के नियमों में गलत शिकायत करने पर सजा का प्रावधान है। सजा जुर्माना भी हो सकती है और सस्पेंशन भी। 2026 के नियमों में इस प्रावधान को हटा दिया गया। हालांकि 2026 के नियमों का जो पहला ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें गलत शिकायत, झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान भी रखा गया था, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट जब आया तो उसमें इसको हटा दिया गया। विरोध करने वालों ने इसे भी एक बड़ा बिंदु बनाया। बाकी 2026 के नियमों के बारे में आप विस्तार से और जानना चाहते हैं तो हमारा 27 जनवरी का टैलेंट टॉप शो जरूर देखें। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा मामला रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की याचिकाओं से भी जुड़ा है। रोहित और पायल ने 2016 और 2019 में जान दे दी थी। जातिगत शोषण के आरोप लगाए थे। दोनों छात्रों की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 2012 के नियमों के आधार पर मजबूत मैकेनिज्म बनाने की बात की। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि नियम महज सांकेतिक नहीं होने चाहिए, जिसके बाद UGC को आदेश दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है। आगे जो भी होगा इस मामले में आपको बताएंगे। अब बारी सुर्खियों की। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
विमान हादसे में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज अंतिम संस्कार हो गया। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनके दोनों बेटों पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान के साथ निकाली गई। मौके पर परिजनों, समर्थकों के अलावा पक्ष विपक्ष के कई नेता रहे। महाराष्ट्र में 3 दिनों के राजकीय अवकाश का ऐलान किया गया, यानी 30 जनवरी तक सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होगा, स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। हादसे में पवार के अलावा जिन 4 लोगों की मौत हुई उनका भी अंतिम संस्कार हुआ। अजित पवार के सुरक्षाकर्मी विदीप दिलीप जाधव को उनके 9 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक का दिल्ली में अंतिम संस्कार हुआ। फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली का मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार हुआ। इधर हादसे की वजह पता करने के लिए जांच जारी है। विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सिविल एविएशन मंत्रालय का कहना है कि पूरी पारदर्शी और समय पर जांच करना सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन अजित पवार के जाने से चर्चा डिप्टी पद को लेकर के भी है। महाराष्ट्र का अगला जो तीसरा उप मुख्यमंत्री है पद, वो किसके पास जाएगा? अजित की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नरहरी झिरवाल बोले, जनता सुनेत्रा पवार को राज्य सरकार में लाना चाहती है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पार्टी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से बातचीत की है। संभावना जताई गई कि अजित के जाने के बाद खाली सीट से सुनेत्रा चुनाव लड़ेंगी। एनसीपी नेता जल्द देवेंद्र फडणवीस से मिलकर के इस पर चर्चा करेंगे। एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल फिलहाल पार्टी की कमान संभाल सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। शरद पवार की पार्टी से विलय की भी चर्चा हो रही है। बांग्लादेश ने घोड़ा चतुर घोड़ा लगा रखा है। एक हुई बांग्लादेश क्रिकेट टीम। भारत में वर्ल्ड कप खेलना था तो कहा कि खिलाड़ी सुरक्षित नहीं होंगे भारत में, लेकिन उसी भारत की धरती पर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप भी हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए बांग्लादेश ने अपने खिलाड़ियों को परमिशन दे दी है। यानी सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ियों को सुरक्षा महसूस हो रही है, शूटिंग के खिलाड़ियों को नहीं। शूटिंग टीम में 2 लोग हैं, एक खिलाड़ी है और दूसरा उनका कोच। चैंपियनशिप 2 फरवरी को दिल्ली में है। परमिशन एकदम आखिरी समय में मिली है। दोनों 31 जनवरी को दिल्ली आ जाएंगे। जब क्रिकेट खेलने में असुरक्षित थे, परमिशन नहीं थी, तो शूटिंग के लिए कैसे मिल गई? इसके आधिकारिक जवाब भी आए हैं। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी महबूब उल आलम का बयान आया। वो बोले कि केवल 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वेन्यू पूरी तरह से सुरक्षित है। मेज़बानों की ओर से भरोसा दिया गया कि सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। लॉजिक ये भी दिया गया कि शूटिंग एक इंडोर खेल है जिसमें सीमित दर्शक होते हैं। क्रिकेट से बिल्कुल उलट, जो बड़े मैदानों में भारी भीड़ के सामने खेला जाता है, इसलिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं ना के बराबर हैं। उन्होंने खेल के जरिए दोस्ती बढ़ाने का दावा भी किया। भारत की तरफ से भी मंजूरी इसको मिल गई है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI के सेक्रेटरी जनरल पवन सिंह का भी बयान आया। वो बोले कि हमने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और खेल मंत्रालय से मंजूरी ली थी। जब खिलाड़ी हथियारों के साथ यात्रा करते हैं तो ये एक मानक प्रक्रिया है। हमारी तरफ से कोई समस्या इसमें नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी बजट से पहले देश का इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण आ गया है। अनुमान देश की जीडीपी के बढ़ने का लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में देश की जीडीपी 6.8 से 7.2% की दर से बढ़ सकती है। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश किया। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन की देखरेख में इसको तैयार किया गया। सर्वे के मुताबिक देश का घरेलू आर्थिक आधार मजबूत है, लेकिन विदेशी निवेशक जिस तरह से भारत से पैसा निकाल रहे हैं, इसे लेकर के चिंता बनी हुई है। इकोनॉमिक सर्वे की और अहम जानकारियों को जानने के लिए आज का खर्चा पानी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए न्यूज़ रूम चलते हैं। इंडिया टुडे और सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन सर्वे आ गया है। सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 97% है, यानी सर्वे में शामिल 97% लोगों को उनका काम संतुष्टि दे रहा है और करीब 24% लोग ऐसे हैं जो उनके काम से असंतुष्ट हैं। सर्वे के मुताबिक लगभग 55% उत्तरदाता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। अगस्त वाले सर्वे के मुकाबले ये करीब 3% का इजाफा है। इसी संदर्भ में इजाफा राहुल गांधी के लिए हुआ है। अगस्त वाले सर्वे में करीब 25% रेस्पोंडेंट उन्हें पीएम के तौर पर देख रहे थे और अब ये आंकड़ा 27% है। सर्वे में ये भी बताया गया है कि अगर अभी चुनाव हो जाएं तो एनडीए को 47% वोट मिल सकते हैं। पिछले सर्वे के मुकाबले ये अनचेंज्ड है। वहीं इंडिया ब्लॉक की पॉपुलैरिटी में करीब 2% की कमी देखी गई है। अगर अभी चुनाव हो
तो इंडिया ब्लॉक को 39% वोट मिल सकते हैं। और इस परसेंटेज को अगर सीटों में ब्रेक डाउन करें तो एनडीए को 352 और इंडिया ब्लॉक को 182 सीटें मिल सकती हैं। और गहराई में जाएं तो बीजेपी को 287 यानी अपने दम पर बहुमत मिल सकता है, वहीं कांग्रेस 80 सीटों पर आ सकती है। वोट परसेंट के हिसाब से भी पार्टी को 1% का नुकसान होता दिख रहा है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।